हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। हमारा आज का जो सेशन है वो होगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। हमारा जो पिछला सेशन था वो था रिलेशन बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। आपको उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहां मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दे रहा हूं, आप जरूर से जरूर विजिट करें। ये जो लेक्चर था ना हमारा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर से जरूर उस वीडियो को देखें। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिटोरिया में। अब ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। देन बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? देन आइडियल सॉल्यूशन हमसे कहता है कि विच सॉल्यूशन ओबेज राउट्स लॉ एग्जैक्टली क्या ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। मतलब बच्चों इसका मतलब क्या है? देन इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जो आइडियल सॉल्यूशन होगा ना, वो राउट्स के लॉ का एग्जैक्टली पालन करेगा, मतलब फॉलो करेगा उसको। जैसा जैसा राउट्स लॉ में कहा गया है वैसा ही वैसा आइडियल सॉल्यूशन अपना प्रॉपर्टीज को, अपना गुण को, ऐसा समझ लो अपने गुण को दिखाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब पूरे रेंज में, पूरे इंटायर रेंज में आइडियल सॉल्यूशन का कौन फॉलो करेगा? राउट्स के लॉ को जो फॉलो करेगा वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को। तो देन हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑन मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। मतलब हम जब कोई दो सब्सटेंस को मिलाएंगे, दो सब्सटेंस बोले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जब हम दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो बनने वाला जो हमारा नया सॉल्यूशन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होगा वही आएगा। बात समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है, हम यहां पर करके दिखा रहे हैं। ओके जी, देन ये हमारा फर्स्ट कंटेनर और ये हमारा हो गया सेकेंड कंटेनर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, एक कंटेनर पे हमने क्या डाल के रखा है? सॉल्यूट को। इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है वो कितना है? 5 ml। ओके, देन सेकेंड वाला जो है वो है हमारा सॉल्वेंट, और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा कितना है? 10 ml। अब जरा आप बताइए मुझे, है ना, आप सोचिए, आप दोनों को मिलाएंगे तो आपका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कितना होना चाहिए? जाहिर सी बात है आप बोलेगा सर 10 ml और प्लस 5 ml, लगभग 15 ml हमारा जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा वो आना चाहिए। 100% आप यही सोच रहे होंगे। तो हाँ, आइडियल सॉल्यूशन भी वैसा ही सॉल्यूशन है जिसमें आप जब दोनों को मिला देंगे और मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो हमारा क्या आएगा, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो कितना ml आएगा? 15 ml ही आएगा बच्चों। ठीक है ना? यही हमारा क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे देखते हैं। देन हुआ क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें पूछा गया क्या बताइए चेंज इन वॉल्यूम जीरो कैसे आया, देन डेल्टा वी के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखना चाहोगे? इसके लिए फॉर्मूला ये होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब आप क्या करो, डाल दो डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 15 ml, 15 माइनस, चलिए सॉल्यूट कितना है? 5 ml प्लस सॉल्वेंट कितना है? 10 ml, जोड़ दीजिए 15 माइनस 15, तो डेल्टा वी कितना आया? इज इक्वल टू 0। समझ गए? देन चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एकदम अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए, ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, ध्यान देना। इसके बाद ये है, सॉरी, अब देखिए हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देन क्या? थ्योरेटिकल प्रेशर एंड ऑब्जर्व प्रेशर आर ऑलवेज सेम। मतलब क्या?
जो थ्योरेटिकल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे ना, याद रखना, देखो हमारे साइंस में ना दो तरह का डाटा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कौन कौन सा? एक थ्योरेटिकल डाटा और एक एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है ना। थ्योरेटिकल डाटा को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा को आप चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली हमको मिला है। हाँ, आप चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हैं अगर आपको एक्सपेरिमेंटली कोई अलग डाटा सामने देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई अलग डाटा आपको मिला पहले के वनस्पत, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं और उसको प्रूव करके हटा भी सकते हैं। बट चूंकि हम अभी मानेंगे क्या कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए। देन अगर हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर और हमारा ऑब्जर्व प्रेशर इक्वल आ जाए सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए क्या कि हम लोगों का थ्योरेटिकल प्रेशर क्या था, किसने बताया था? राउट्स बाबा ने। क्या बताया था राउट्स बाबा ने? राउट्स बाबा ने ये कहा था, या राउट बाबा ने ये कहा था, क्या कहा था कि पी, देखिए राउट्स बाबा जो कह रहे हैं वो कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे वो हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर। देन राउट्स बाबा ने कहा कि पीटी टोटल प्रेशर या टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या? हमारा था पीबी नॉट प्लस पीए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू XA। यही कहा था हमारे राउट चाचा ने, ठीक है ना। देन राउट चाचा का ये जो प्रेशर आया, ये क्या आया? इसको हम कहेंगे ये हमारा है पी थ्योरेटिकल। अब आपको पता है क्या कि हमारा जो प्रेशर है उसको हम किससे किससे मेजर कर सकते हैं? तो एक आता है प्रेशर गॉज, उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैनोमीटर हो गया, ठीक है ना, बैरोमीटर हो गया। एक्चुअली मैनोमीटर का ही एक फॉर्म है बैरोमीटर, ठीक है ना। देन इनसे हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व डाटा ले सकते हैं। देन हमारा थ्योरेटिकल डाटा और क्या आ जाए? ऑब्जर्व डाटा। कौन सा डाटा? ऑब्जर्व डाटा। ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आइडियल सॉल्यूशन में। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए। देन हमारे पास क्या है? देन हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है। देन थर्ड हमारा क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? ये कैसे हुआ, क्या है, नहीं है, चलिए समझते हैं। देखिए आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है? अटैच्ड होता है, ठीक है ना। अब जाहिर सा बात है यहाँ पर जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में, जो कि गैसियस पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी कोई इससे जुड़े होंगे वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड के कारण जुड़े होंगे। और मॉलिक्यूलर बॉन्ड में ज्यादातर कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है? या तो लैंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली दोनों सेम ही है ना, दोनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है। मतलब वॉन डेर वाल को भी लैंडन बोला जाता है और लैंडन को भी वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब आपने इसको मतलब लैंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ होगा क्या। ध्यान दीजिए कि हमारा मान लीजिए कि हम फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, दो कंटेनर ले लेते हैं। एक में हमारा सॉल्यूट होगा, ठीक है, और एक में हमारा सॉल्वेंट होगा। अगेन ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मान लेते हैं जो सॉल्यूट है वो कौन है? ए है। तो इसके अंदर कौन भरा होगा? ए मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे में क्या होगा? बी और बी मॉलिक्यूल। हम मान लेते हैं ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है। अब क्या करते हैं? सॉल्यूट को हम, ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा क्या है? सॉल्यूट। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम क्या करें? हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देन जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मान लीजिए मिक्स करने के बाद हमें ये कलर मिलता है, लेकिन हमें यहाँ मिलेगा क्या? ए मिलेगा और कौन मिलेगा? बी मिलेगा। ए बी मिलेगा ना हमें, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब जाहिर सा बात है, देखिए ये क्या है? ये बॉन्ड रिप्रेजेंटेड है, ये बॉन्ड है, ठीक है। देन ए टू ए हमारा जो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और बी टू बी जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही हमारा ए टू बी में
वही हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका A to B में भी सेम मिलेगा। मतलब सॉल्यूट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सॉल्यूशन का हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तीनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, याद रखना है। क्लियर हो गया। एक्चुअली यहाँ हम प्लस इसलिए किए हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके फिर सॉल्यूशन को दिखाया जाता है, जोड़ना नहीं है। गलती से भी ये मत कर देना कि जोड़ देना है यहाँ पे। बोलिए आपको क्लियर है। देन क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में देखिए बार बार समझा रहे हैं आप लोगों को ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। A to A का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहीं B to B का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का इक्वल है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी के रिस्पेक्ट में। और A to B का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन बना ये हमारा क्या बना, सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। ले लीजिए। देन चलिए बच्चों, अब हमारा कौन सा, थर्ड, हमारा थर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा। देन थर्ड हमारा है क्या, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज 0। ठीक है ना। मतलब क्या, हमारा जो डेल्टा H होगा, मतलब जो सॉल्यूशन का जो चेंज इन एंथैल्पी, मतलब देखिए समझिएगा जो हम समझाना चाहते हैं। देखिए सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ठीक है। देन सॉल्यूट में अभी हम जैसे बताएं बॉन्ड बनता है, तो सॉल्यूट के अंदर A to A बॉन्ड बना हुआ है और सॉल्वेंट के अंदर B to B बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि A और B बने तो उसके लिए हमको A to A का बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और B to B का बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। चलिए एक बार हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। अगेन मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, है ना। अंडो का ऑप्शन है क्या, अंडो का ऑप्शन नहीं है, वरना कर देते हैं हम। चलिए देखिए क्या है, इसी का ऊपर में हम यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है, A to A, ध्यान दीजिएगा। देन सॉल्वेंट कैसा था हमारा, सॉल्वेंट था हमारा B to B। क्लियर है। देन सॉल्यूशन कैसा था हमारा, सॉल्यूशन था A to B। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम चाहते हैं ये A to B बने, ये कैसे बनेगा, हमें क्या करना होगा, A to A का बॉन्ड को तोड़ना होगा और B to B का बॉन्ड को तोड़ना होगा। हाँ या ना, जी सर। और अभी जस्ट हम लोग को क्या पता चला, तीनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि A to A के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको जो एनर्जी लग रहा है, H का मतलब एंथैल्पी होता है, तो एनर्जी जो लग रहा है मान लेते हैं कि 5 जूल लग रहा है। कितना लग रहा है, 5 जूल। वहीं B to B को भी तोड़ने के लिए हमको कितना लगेगा, 5 जूल। अब हम चाहते हैं A to B बन जाए, क्या बन जाए, A to B बन जाए। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, A to B जब बनेगा तो फिर एक भी कितना बनेगा, जाहिर सा बात जब तीनों ही सेम है, ध्यान दीजिए, जब तीनों ही सेम है तो यहां पर ध्यान दीजिए A to B जब बनेगा ना, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देना होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो जब एनर्जी रिलीज होगा तो यहां पर क्या होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा, जाहिर सा बात है क्योंकि सेम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कितना लगेगा, 5 जूल। अब आप बोलोगे सर डेल्टा H 0 कैसे होगा, सॉल्यूशन में इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 0 तो नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ A कितना था, 2, यहाँ B कितना था, 2, यहाँ AB कितना है, 1। तो आप क्या करो, इसको बैलेंस कर दो, कितना हो गया, 2AB हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो अब चलिए अब हम डेल्टा H निकालते हैं। तो डेल्टा H कैसे आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या, H ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट। रुकिएगा, सो थोड़ा ठीक से लिखते हैं, प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब चलिए डेल्टा H इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, रुकिए इसको हम दूसरा कलर से ले लेते हैं। देन डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना है, H एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 5 इंटू 2, याद रखिएगा स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितना है 10 जूल। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया स्टोइकियोमेट्री से, 5 इंटू 2 10 जूल। अब यहाँ देखिए 5 जूल प्लस 5 जूल, है ना, सॉल्यूट 5 जूल, सॉल्वेंट 5 जूल, तो 5 प्लस 5 10, तो 10 जूल माइनस 10 जूल। तो डेल्टा H कितना आ रहा है बच्चों, देन डेल्टा H आपका आएगा 0। तो ये किसको प्रूफ कर रहा है,
ये प्रूफ कर रहा है कि भैया हम चिक चिक के कह रहा है भैया हम कौन है, हम हैं आइडियल सॉल्यूशन और हम कुछ नहीं है क्योंकि मेरा चेंज इन एंथैल्पी कितना आया 0, तो हम आइडियल सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है बच्चों, एकदम अच्छे समझ गए? ओके ओके जी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं सर आगे कितना आगे, कहाँ जाएं आगे, तो देखो अपने टॉपिक में आगे। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए कौन कौन सा एग्जांपल है, बेंजीन एंड टॉलिन। ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा सर क्या इसको हमको रटना पड़ेगा? देखो बच्चों रट्टा तो नहीं, पर हाँ दिमाग में रखना होगा। क्यों? कभी कभी एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको क्या करना होगा दिमाग में, ठीक है। तो चलिए क्या है, बेंजीन प्लस टॉलिन, उसके अलावा एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, उसके अलावा ब्रोमो इथेन और आयोडो इथेन, और उसके अलावा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ध्यान देने वाला बात है, देखिए आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा, आइडियल सॉल्यूशन जनरली बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क होता है आइडियल सॉल्यूशन को बनाना, ठीक है ना, जल्दी से बनता नहीं है। तो चूंकि बहुत ज्यादा भी एग्जांपल्स नहीं ही होंगे इसके, देन उस कंडीशन में इसको याद करना कोई बड़ा बात नहीं है। आप देखिए इसके लिए एक ट्रिक भी है, ध्यान से देखिएगा, खाली आप एक बार ध्यान से समझिएगा। क्या है, यहाँ देखिए बेंजीन है और फिर क्या है, टॉलिन है। अगर हम बेंजीन और टॉलिन का स्ट्रक्चर को बनाने जाएं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बन गया बेंजीन, और अगर हम टॉलिन का स्ट्रक्चर को बनाएं तो देखिए दोनों ही रिंग टाइप, दोनों देखिए दोनों ही रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, और एक है बेंजीन और एक है टॉलिन। बोलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? दोनों को समझना क्या, याद करना क्या बहुत डिफिकल्ट होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों एक जैसा है, ठीक है। ये क्या है, ये है बेंजीन और ये क्या है, ये है टॉलिन, ठीक है ना। यहां तक तो आपको बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, मतलब क्या, एन मतलब स्ट्रेट चेन है, और क्या हेक्सेन मतलब कितने कार्बन है, 6 है या नहीं? हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन है, 6। अब आपको पता है दोनों ही एल्केन ग्रुप में है, तो CnH2n+2, ठीक है ना। तो CnH2n मतलब 12 और +2 मतलब 14, ठीक है ना। और साथ में कौन है, एन हेप्टेन मतलब 7, मतलब क्या, एन कार्बन कितना 7, उसका हाइड्रोजन H2 यानी कि 7 2 जा 14 और +2 तो कितना 16। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा आइडियल सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन, देखिए दोनों ही हेलोजन ग्रुप किससे जुड़ा है, इथेन ग्रुप से जुड़ा है। ध्यान दीजिए इथेन ग्रुप से कौन कौन जुड़ा है, इथेन ग्रुप से कौन कौन जुड़ा है, इथेन ग्रुप से जुड़ा है आपका कौन, एक ब्रोमो जो कि खुद हेलोजन है, और एक आयोडो जो कि खुद ही हेलोजन है। दोनों को मिक्स कीजिएगा तो आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा कौन है, क्लोरोबेंजीन, देखिए ये भी क्या है आपका हेलोजन, ब्रोमोबेंजीन ये भी क्या है आपका हेलोजन, और साथ में कौन लगा है, बेंजीन ग्रुप, दोनों ही जगह क्या है बेंजीन। तो क्या इसको रट्टा मारने में बहुत डिफिकल्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये बहुत इजी होगा, ठीक है ना, इजी है, तो याद करना इजी पीजी है। तो थोड़ा सा आप एग्जांपल्स को अपने दिमाग में रखेंगे एनी हाउ एनी कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ जाए हम, देन अब हम चलेंगे किसके तरफ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए अब हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जाहिर सा बात है जिस तरह से आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को पूरी तरह से फॉलो करता था, ये नहीं करेगा, सिंपल है, वो करता था ये ना करेगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में ये आइडियल सॉल्यूशन का ठीक क्या होगा, उल्टा होगा, और इस तरह का सॉल्यूशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहता है, समझिए यहां पर क्या कह रहा है, विच सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ over the entire range of concentration are known as non-ideal solution। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। देन उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। उसके अलावा क्या हमने पढ़ा था कि हमारा जो थ्योरेटिकल प्रेशर होगा और हमारा जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो भी इक्वल होगा, इसमें नहीं होगा। उसके अलावा क्या क्या, ध्यान दीजिए, देन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ लेते हैं एक करके, ठीक है। देन नन ऑफ द कंपोनेंट, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सारे स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। नन ऑफ द कंपोनेंट्स ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर कॉम्पोजिशन रेंज। क्या हमारा क्या था राउल्ट्स लॉ, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स या P नॉट A इंटू एक्स, जो पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। देन PA इज नॉट इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स, हमारा राउल्ट्स लॉ तो यही था ना, क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है,
यहां पर क्या कह रहा है कि पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज नॉट इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म इन कंपोनेंट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिक्विड फेज का इक्वल नहीं होगा, किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। उसके अलावा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, जिसके कारण हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, पीबी नॉट हमारा क्या था, कांस्टेंट वैल्यू था ना, हम लोग कांस्टेंट लगाए थे ना, राउल्स पापा बोले थे इसलिए लगाए थे। तो पीबी इज नॉट इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी, पीबी इज नॉट इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये नहीं आता है बच्चों। अब ये कैसे नहीं आता, कैसे पता चला? जाहिर सा बात है, मैंने अभी आपको कहा था एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है और एक क्या है, थ्योरेटिकल डाटा। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉड्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं कर रहा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। देन इसके बाद है, अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बार बार भूल जाता हूं मैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं दिला दूंगा आपको स्क्रीनशॉट। चलो, और हाँ एक बात, स्क्रीनशॉट लेने तो मैं कह रहा हूं, पर ऐसा नहीं है कि क्लिक किया छोड़ दिया, अब वो मोबाइल में पड़ा हुआ है, कॉपी में गया ही नहीं। देखो बच्चों, बहुत मेहनत लगता है स्लाइड बनाने में, आपको प्रॉपर नोट्स दे रहा हूं मैं, वो भी फ्री में, कोई पैसे नहीं ले रहा मैं इसके। तो आपका काम क्या है, प्रॉपर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, एकदम 100% वाला। और मैं गारंटी देता हूं आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा। आप एनसीईआरटी का बुक भी निकाल के बैठना और पढ़ना उसको प्रॉपर। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। देन नेक्स्ट में हमारा क्या है, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगा, 10 ml मिलाएंगे, 5 ml मिलाएंगे, 15 ml का करेंगे, हमको तो 15 ml मिलेगा ना, थोड़े ना हमको 20 ml या 18 ml मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं। देखो आगे ही समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बताने का कोई मतलब है नहीं, वहां तुमको फिर से बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिमाग में खाली इतना रखिए, सिर्फ अभी दिमाग में रखिए, थोड़ा देर में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। क्या कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थ्योरेटिकल प्रेशर क्या नहीं होगा, ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। मतलब पीटी इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवाया, वो कभी भी जब हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे और फिर मैनोमीटर से हम जब चेक करेंगे प्रेशर को, वेपर प्रेशर को, तो हमको वो प्रेशर नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या नहीं हुआ, थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर इक्वल नहीं होगा। देन फाइनली चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट 0, यानी कि डेल्टा एच जो होगा वो क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, या तो 0 से ज्यादा हो सकता है या तो 0 से कम हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं।